Hello everyone, welcome to the second set of lecture today. Second lecture today, second set नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. Second lecture today actually I am a bit high on caffeine. ठीक है, थोड़ा नींद आ रहा था मेरे को, थोड़ा सा I am bit high on caffeine और आजकल मुझे आदत नहीं है ना. ओके सो थोड़ा सा देख लेते हैं क्लाइमेट और वेदर क्या होता है. बहुत ही बेसिक टॉपिक है, मैंने 100 बार सिखाया है और आप लोग 100 बार पढ़ के भूल गए हो, तो इसलिए मुझे फिर से लेना पड़ रहा है. Alright, so let us look into weather and climate. Climate जो रहता है वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है. क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 25 ईयर्स तक जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक जगह पे कितनी धूप होती है, कितना टेम्परेचर होता है, कितना रेनफॉल होता है, ठीक है, वहाँ पे कितना वहाँ का एयर प्रेशर कितना रहता है, ठीक है, वहाँ पे क्लाउडीनेस कितना रहता है, ये सब चीज़ें हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर्स जब देखते हैं और फिर एक जनरलाइजेशन निकालते हैं, तो डेट इज़ क्लाइमेट. वेदर इज़ डे टू डे फिनोमिना. जैसे आज बारिश गिर रही है, ठीक है, तो आज क्या हो रहा है, आज मतलब कैसा सिचुएशन है, तो आज बारिश गिर रहा है, आज धूप है, आज क्लाउडीनेस है, ठीक है, दैट इज़ वेदर इज़ अ डे टू डे फिनोमिना. ठीक है, एनी विच वेज व्हेन वी वांट टू स्टडी, व्हेन वी हैव टू स्टडी कि एक पर्टिकुलर जगह पे किस तरह का पैटर्न है, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, विंड का, क्लाउडीनेस का, ह्यूमिडिटी का, तो वहाँ पे हमें क्लाइमेट हो या वेदर हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर बताना होता है ओवरऑल क्या सिचुएशन है. ठीक है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है, तो वी हैव टू लुक इनटू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ वेदर और क्लाइमेट सेपरेटली. तो जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है वेदर और क्लाइमेट के, वो हम लोग फटाफट कर देंगे. इफ़ पॉसिबल तो हम लोग वर्ल्ड के जो टेम्परेचर जोन्स है, अलग अलग इम्पॉर्टेंट वंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी फटाफट कर लेंगे. तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं टेम्परेचर को. टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वेदर का या क्लाइमेट का. टेम्परेचर में टेम्परेचर का मतलब क्या, टेम्परेचर का मतलब है आपको मतलब वेदर यू फील व्हाट, मतलब आपको टेम्परेचर का बेसिक मतलब क्या है कि आपको टेम्परेचर का बेसिक मतलब है एयर टेम्परेचर के. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया का एयर का टेम्परेचर क्या है, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, इतना ही होता है उसका डेफिनेशन. मैं खाली फोकट कुछ ज़्यादा टेक्निकल होने की कोशिश कर रहा था, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट और इन सेल्सियस. ठीक है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में उसको गिना जा सकता है. फार्मूला मैं बता दूंगा, वो याद रखना. कुछ सम्स नहीं आएंगे बट फार्मूला पूछा जा सकता है. रहे फिर भी कर लो. ठीक है, ओके. टेम्परेचर के मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट विल डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. एल्टीट्यूड मतलब वो पर्टिकुलर जगह इक्वेटर से कितनी दूर या पास है. ठीक है, तो जितनी वो इक्वेटर से नज़दीक है उतना वहाँ पे उतना डायरेक्ट रेज ऑफ सन गिरने के चांसेस ज़्यादा है. देखो, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक्स, नॉर्थ में इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड साउथ में इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो पूरा एरिया है वहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ सन्स गिरेगी, वहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ सन गिरेगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. वहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ सन गिरेगा, तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा हीट आपको फील होगा. ट्रॉपिक्स के बाहर क्या होता है ना, डायरेक्ट रेज ऑफ सन नहीं गिरता है, एक स्लैंटिंग रेज गिरता है. ठीक है, ट्रॉपिक्स के बाहर वर्टिकल रेज मतलब सीधा उस एरिया पे नहीं गिरेगा, स्लैंटिंग रेज गिरेगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑफ कोर्स कम रहता है. तो लैटिट्यूड इज़ समथिंग दैट डिटरमाइंस टेम्परेचर, एल्टीट्यूड इज़ समथिंग दैट डिटरमाइंस टेम्परेचर. एल्टीट्यूड का मतलब है आप पहाड़ पे मतलब आप, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ट्रोपोस्फियर किया ना, आप ऐसे ऊपर चढ़ते कितने दूर तक गए, कितने ऊपर गए. तो जैसे हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है. ठीक है, मौसम ठंडा रहता है. मौसम ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं. लॉजिकली स्पीकिंग, जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, सन की तरफ जाते हैं ना, टेम्परेचर शुड इंक्रीज, बट इट डज नॉट इंक्रीज, इट डिक्रीजेज. द रीज़न फॉर दैट इज़ अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है ना, वो ग्रीन हाउस गैसेस को, वो गैसेस जो गर्मी एटमॉस्फेयर में बनाए रखते हैं, उनको अपने पास, सरफेस के पास बनाए रखते हैं. जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया. ठीक है, ये वो गैसेस है जिसके वजह से जो अर्थ का हीट
अंदर आता है वो बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। सो दिस ऑल गैसेस आर हैवी एंड दे आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे ही वो अर्थ के सरफेस में आता है और अर्थ ग्राउंड को सरफेस को टच करता है, वैसे दे बाउंस बैक, ठीक है। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर व्हाट वाज टॉट इन द स्कूल। तो रेज ऑफ द सन दैट बाउंस बैक आर अट्रैक्टेड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो रेज अंदर आ रहे हैं ना उसको पकड़ नहीं पाते ये गैसेस। एक बार जो हिट हो गया और जो बाउंस बैक हो गया ना उसको ये लोग पकड़ पाते हैं, और एक बार इनको पकड़ लिया तो दोज रेज ऑफ सन आर द रीज़न कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। एंड दिस गैसेस आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ना इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। बिकॉज उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो वहाँ पे गर्मी पकड़ने वाले अगर गैसेस ही कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा कैसे हो सकता है? ऑलराइट, तो टेम्परेचर ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो इसलिए जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर कम 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 लगना शुरू हो जाता है। इसी से रिलेटेड और एक चीज़ है दैट इज़ जी, दैट इज़ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर की तरफ जाते हैं ना वैसे टेम्परेचर कम होता है, राइट। वैसे ही जी भी कम होते जाता है। जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे ही ग्रेविटेशन। अब ये चीज़ रिलेटेड नहीं है, जस्ट बिकॉज एक फैक्ट मुझे ध्यान में आया, ये बताते बताते तो मैं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत सिंपल चीज़ है बट क्वेश्चन में आ सकता है, ऑलराइट। सो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर चले जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, जी कम होते जाता है, ठीक है। अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे ना तो टेम्परेचर विल इज इंक्रीज, रिमेंबर दैट, एंड इट इज़ ड्यू टू मैग्मा, ठीक है। यहाँ पे जी विल गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे ना तो जी विल स्टिल डिक्रीज। जी इज़ मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके ऊपर जाएंगे तभी भी कम होगा, उसके नीचे जाएंगे तभी भी कम होगा। कोई शक? ओके, आगे बढ़ते हैं। मजाक किया रे, तुम लोग तो रेगुलर स्टूडेंट हो ना, तुमके साथ तुम्हारे सामने तो ये सब बोल ही सकते हो। ओके, थक गया मैं, पानी भी नहीं। एक टीचर, 1 मिनट में पानी पी के आता हूँ। All right, all right, all right. Let us continue with our lecture. तो टेम्परेचर और एल्टीट्यूड में कोरिलेशन समझ में आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी फंडा समझ में आ गया। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इशू विथ रिस्पेक्ट टू हीट वहाँ पे भी ज़्यादा लगेगा जहाँ प्लांटेशन कम है, ठीक है। गर्मी वहाँ पे भी ज़्यादा लगेगा जहाँ पे प्लांटेशन कम है। देखो प्लांटेशन के होने की वजह से क्या होगा ना, वहाँ पे absorption of the heat will increase because plants require heat for the purpose of photosynthesis, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने में लेंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन रहेगा, अर्बन जंगल्स रहेंगे, वहाँ पे हीट विल बी मोर, क्योंकि कॉन्क्रीट रिफ्लेक्ट्स हीट मोर, ठीक है। कॉन्क्रीट जो है हीट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो क्योंकि वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ग्रीन हाउस गैसेस उसे पकड़ लेंगे, और उसे पकड़ने के बाद व्हाट विल हैपन इज टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस विल इंक्रीज। इट ऑल्सो डिपेंड्स टू सर्टन एक्सटेंट ऑन विथ रिस्पेक्ट टू द सॉइल क्वालिटी। तो जहाँ पे ब्लैक सॉइल वगैरह है ना, हीट विल बी अब्जॉर्ब, और जहाँ पे लाइट सॉइल है ना, हीट विल बी रिफ्लेक्टेड,
ठीक है। तो जैसे हम लोग डेजर्ट्स में वगैरह जाएंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि चलो प्लांटेशन नहीं है, दैट इज़ वन रीज़न, बट उसका एक और रीज़न है कि लाइट जो सॉइल है, मतलब सैंडी सॉइल जो रहता है, जो सैंड रहता है, वो लाइट कलर का रहता है और हीट को रिफ्लेक्ट बहुत करता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हीट ओनली। अच्छा, एल्टीट्यूड से रिलेटेड एक मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन बताया था। देयर कैन बी एन एक्सेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू हीट, ठीक है। तो हम लोग माउंटेन पे जैसे जाएंगे, मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर विल डिक्रीज, बट देयर कैन बी सम एरियाज एंड देयर कैन बी अ सर्टन टाइम पीरियड जहाँ पे ये उल्टा होगा। तो फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीट इन्वर्शन। हीट इन्वर्शन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग माउंटेन पे जाएंगे ना, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। दैट कैन हैपन। वो कब होगा? पहले तो ये चीज़ होगा एक माउंटेन वैली में, सपोज ये वैली है, ठीक है, ये माउंटेन वैली है, एंड द स्काई इज क्लाउडलेस नाइट है। तो एक क्लाउडलेस नाइट है, तो उस वक्त होगा, कैसे होगा कि ये अगर वैली है, दिस इज़ द वैली, तो व्हाट विल हैपन इज कि जो कोल्ड एयर है यहाँ पे, कोल्ड एयर इज़ हेवियर एयर, इट विल गो एंड सेटल इन द बॉटम। जब ये बॉटम में आएगी वैली के, तो वैली के बॉटम में जो हॉट एयर होगी दैट विल गो टू द टॉप, ठीक है, दैट विल गो टू द टॉप, and once it reaches to the top, normally what should happen is the heat should reflect back to the bottom of the valley. Heat should reflect back to the bottom of the valley. लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि क्लाउडलेस नाइट है। क्लाउड जो रहता है ना, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन क्लाउडलेस नाइट है तो वो होगा नहीं। एंड इन दिस फिनोमिना व्हाट विल हैपन इज, रात भर वैली के नीचे ठंडी होगी और वैली के ऊपर की तरफ गर्मी होगी। दिस इज कॉल्ड एज हीट इन्वर्शन। एक और चीज़ है जो हीट को इन्फ्लुएंस करती है, एंड दैट इज़ कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब आप कितने दूर है एक पर्टिकुलर, आप कितने दूर है एक पर्टिकुलर सी से या ओशन से। आप जितने सी से या ओशन से दूर है ना, उतना सी या ओशन का मॉडरेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। सी या ओशन क्या करते हैं ना, मॉडरेट करते हैं टेम्परेचर को। तो जैसे मुंबई है, मुंबई में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। इफ़ वी कंपेयर मुंबई विद सम प्लेस, मतलब जैसे नागपुर हो गया, हम लोग नागपुर के साथ कंपेयर करेंगे, तो नागपुर हैज़ ट्रेमेंडस समर सीजन, मिजरेबल समर सीजन, एंड इट हैज़ ट्रेमेंडस कूलिंग सीजन ऑल्सो। तो ठंडी भी ज़बरदस्त है, गर्मी भी ज़बरदस्त है। ऐसा होता है नागपुर का टेम्परेचर। तो उसके वजह से ना हम लोग बोल सकते हैं कि मुंबई का टेम्परेचर इन दैट वे इज़ बेटर, क्योंकि मॉडरेट होता है। और वो मॉडरेट कौन करता है? सी करती है। तो ज़्यादा गर्मी जब होती है तो सी ठंडा करती है टेम्परेचर को, और ज़्यादा जब ठंडी होती है तो सी उसको गर्म रखती है, ठीक है। तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट इज़ winds and ocean currents are also something that moderate the temperature. यहाँ पे winds की बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें सेपरेटली देखेंगे। ओशन करंट्स की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल रोथरडैम इज़ लोकेटेड नियर आर्टिक सर्कल, ठीक है, इट इज़ वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल। इवन देन रोथरडैम जो है, रोथरडैम हो गया या फिर हैमरफेस्ट हो गया, ये जो पोर्ट्स है, हैमरफेस्ट तो और भी ज़्यादा आर्टिक सर्कल के नज़दीक है, बट इवन देन दिस पोर्ट्स आर ओपन 12 months a year. वाई इज़ इट? बिकॉज वहाँ पे जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक वार्म करंट है। वार्म करंट वहाँ पे जाके क्या करता है, उन पोर्ट्स को वार्म रखता है, वो उसके पानी को ठंडा होने नहीं देता, ठीक है। और जब वो उस पानी को गर्म करता है तो उसके अराउंडिंग सिटीज़ को भी वो मॉडरेट टेम्परेचर पे रखता है, ठीक है, उसके अराउंड सिटीज़ को भी वो मॉडरेट टेम्परेचर पे रखता है। तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। विंड का जो है हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। टेम्परेचर जो है वो, अगर हम लोग उसकी इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, एंड दैट इज़ एयर प्रेशर। तो टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है ना, एयर लाइट हो जाती है और एयर ऊपर की तरफ उठती है। जब एयर ऊपर की तरफ उठती है ना, उस जगह पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो हम लोग उसे लो प्रेशर एरिया बोल देते हैं। देखो, लो प्रेशर एरिया है ना, वहाँ पे हमेशा के लिए लो प्रेशर नहीं रहेगा। व्हाट विल हैपन इज, यहाँ से जो हवा उठी है, ठीक है, ये लो प्रेशर एरिया में से जो हवा उठी है ऊपर जाती रहेगी, एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग कोल्ड, ठीक है। उतने में क्या होगा, लो प्रेशर एरिया में जो एक वैक्यूम टाइप क्रिएट हुआ है ना, दैट विल बी
फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे ठंड है। जहाँ पे ठंड है ना, अब सोचो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। प्लेस ए में सन की डायरेक्ट रेज गिर रही है, सन की डायरेक्ट रेज गिर रही है, ऑलराइट, सन की डायरेक्ट रेज गिर रही है और जिसकी वजह से यहाँ की हवा ऊपर की तरफ चली गई। और ये प्लेस बी है, प्लेस बी में ठंड है, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम प्लेस ए। यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं गिर रही है, यहाँ पे रिलेटिवली ठंडा टेम्परेचर। तो ये क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली ठंडा टेम्परेचर है ना, एयर मतलब कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है, क्योंकि ठंडा टेम्परेचर है, एयर कॉन्सेंट्रेट करके। जब हीट होता है ना तो व्हाट हैपेंस इज एयर वॉल्यूम, एयर मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी और वो एक्सपांड हो जाते हैं। यहाँ पे एक्सपांशन का स्कोप नहीं है, यहाँ पे एक्सपांड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ बैठे। लेकिन जैसे ही इस हवा को दिखता है ना कि यहाँ पे स्पेस मौजूद है, यहाँ पे स्पेस मौजूद है, तो व्हाट विल हैपन इज एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस बी टू प्लेस ए, इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेस बी टू प्लेस ए, ठीक है। तो ये होता है एयर का ट्रैवल। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि प्लेस बी में से सारी हवा खत्म हो गई, दैट डज नॉट हैपन। सो व्हाट हैपन इज प्लेस ए में से जो हवा ऊपर की तरफ गई है ना, अब वो ऊपर से प्लेस बी की तरफ जाएगी, दैट इज कॉल्ड ए सर्कुलेशन ऑफ एयर। सर्कुलेशन ऑफ एयर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, एंड प्रेशर डिफरेंस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ऐसी जगह दुनिया में जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेम टेम्परेचर रहेगा, ऐसी जगह पूरी दुनिया में जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम टेम्परेचर रहता है, दिस प्लेसेस आर कनेक्टेड ऑन द मैप टू ईच अदर बाय अ लाइन कॉल्ड एज आइसोथर्म। दिस प्लेसेस आर एक्चुअली कॉल्ड एज आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स वो जगह है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे उन प्लेसेस का टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर गिनने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। एंड द टेम्परेचर, अगर हमें एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर गिनना है तो उसके लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ए स्टीवनसन थर्मोमीटर, दैट इज़ कॉल्ड ए स्टीवनसन थर्मोमीटर, नाम याद रखना। अनदर थिंग, टेम्परेचर जब गिना जाता है दैट इज़ शेड टेम्परेचर, तो थर्मामीटर को शेड में रखते हुए टेम्परेचर गिना जाता है, हीट में रखते हुए नहीं गिना जाता है, तो दैट इज शेड टेम्परेचर, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल लुक इनटू एयर प्रेशर। ओके, एयर प्रेशर जो है, जैसे मैंने बोला, एयर एक जगह पे कितना कॉन्सेंट्रेशन में है ना, दैट इज़ एयर प्रेशर। एयर एक जगह पे कितना कॉन्सेंट्रेशन में है, दैट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर गिनने का जो यूनिट है दैट इज़ मिलीबार। एयर प्रेशर गिनने का जो यूनिट है दैट इज़ मिलीबार, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज़ बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट इज़ बैरोमीटर। एयर प्रेशर कौन सी जगह पे कितना होगा दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। वैसे मैंने बताया, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, एनर्जी ज़्यादा रहेगा मॉलिक्यूल्स को, एंड दे विल एक्सपांड, दे विल एक्सपांड। यू गेट इट ना, यू गेट दैट ना, आई होप यू गेट दैट। बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। कुछ खास न्यूज़ है क्या आजकल अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? कोई गॉसिप रहेगा तो मुझे मैसेज करो यार, बहुत दिन से चुगलपंती नहीं की मैंने तुम लोगों के साथ, बहुत सफोकेटेड सा लग रहा है मुझे, ठीक है, बहुत सफोकेटेड लग रहा है। चुगलगिरी नहीं की, चुगली नहीं की। इवन रिंकी इज़ नॉट इन मुंबई, ठीक है, अक्षदा से बात नहीं हो पा रही है मेरी, कैसे चुगलपंती करूँ मैं? ओके, ठीक है। एयर प्रेशर का एक हो गया टेम्परेचर। सेकेंड थिंग दैट इन्फ्लुएंसेस एयर प्रेशर इज़ ऑफ कोर्स कितने एल्टीट्यूड पे एक पर्टिकुलर जगह है, कितने हाइट पे एक पर्टिकुलर जगह है। तो एयर प्रेशर इज़ मोर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हो ऐसे क्या होता है, एयर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ऑलराइट, क्योंकि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर रेड्यूसेस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर रेड्यूसेस। एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एयर प्रेशर सेम है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं, वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एयर प्रेशर जो है सेम है ऑन द मैप, डिफरेंट प्लेसेस जिनका एयर प्रेशर सेम है at a particular time in a year, this such places are called as isobars, such places are called as isobars, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विंड इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। विंड क्या रहता है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। विंड इज़ ऑफ, विंड्स आर ऑफ, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, विंड्स जो है वो पीरियोडिक हो सकते हैं, ठीक है, वो परमानेंट हो सकते हैं और वो लोकलाइज्ड हो सकते हैं। सो जैसे परमानेंट विंड्स आर
ट्रेड विंड्स, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इन विंड्स के बारे में। थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा टू सिखाना, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है सिखाना इसके ऊपर, लेकिन आई विल ट्राई, नॉट टुडे, ठीक है, कल हम लोग मैं कोशिश करूँगा सिखाने की। तो ट्रेड विंड्स जो है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ठीक है, ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज है, पोलर ईस्टर्लीज है, नाम याद रखना, ठीक है। अगर ये गलत किया ना, अगर ये गलत किया एग्ज़ाम में, जैसे पिछले बार कुछ लोगों ने किया था, इतना कूटूंगा ना, कसम से बोल रहा हूँ, चटनी बना दूंगा। इस बार मेरे को 100% रिजल्ट चाहिए प्रीलिम्स में, ठीक है। मैं पागल नहीं हूँ कि इतना महंगा सेटअप करने के लिए पैसे लगते हैं, जो चीज़ कर रहा हूँ उसके लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। सब कुछ सिखा के हो गया था, फिर भी तुम लोगों के रिवीजन के लिए मैंने ये सेटअप सेट किया। उधर जाके अगर मेरे को ये नखरा करके दिखाया ना कि मेरे को सब आता था लेकिन मैं भूल गया या भूल गई, ठीक है, तो जो WWF के मूव्स टीवी पे देख रहे हो ना, सबके सब तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर दूंगा। याद रखना, कोरोना से बाद में मरोगे, मेरे पीपल्स एल्बो से पहले मार दूंगा मैं, ओके। ऐसे ही बोला, सच में थोड़ी करूँगा, ये डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो एविडेंस आ जाएगा मेरे अगेंस्ट। बेटा अक्षदा याद रख, ठीक है। अँड ऑल्सो यू वंचित, जर तू बोललास ना सर तिकडे जाऊन विसरलो, लक्षात ठेव मग, ये तो तेरा रहता ना हमेशा, सर तिकडे जाऊन विसरलो, बघतच राहतो, ठोकूनच टाकलं। सो वी हैव परमानेंट विंड्स, देखिए, तो अपने पास परमानेंट विंड है। परमानेंट विंड में 3 नाम याद रखना, ठीक है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, ये 3 नाम याद रखना। नेक्स्ट आर पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स मतलब वो साल में एक पर्टिकुलर टाइम पे चलेंगे, ठीक है, साल में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चलेंगे, बाद में नहीं चलेंगे, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। मानसून चलता है जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद वो चलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। मानसून इज़ अ पीरियोडिक विंड। मानसून का मतलब है रिवर्सल ऑफ द विंड्स। मानसून का मतलब है रिवर्सल ऑफ द विंड्स। याद रखना, ये एग्जाम में आया था, बहुत सिंपल और बहुत ही फालतू क्वेश्चन। मानसून इज बेस्ड, द वर्ड मानसून इज बेस्ड ऑन मौसम। मौसम का मतलब है रिवर्सल ऑफ द विंड। मौसम इज एन अरेबिक वर्ड, ये भी पूछ सकते हैं। एंड देन वी हैव लोकल विंड्स। लोकल विंड्स मतलब उस जगह पे जो विंड्स घूमते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में लू घूमती है, या फिर 2 लोकल विंड्स के नाम याद रखना, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में इट इज़ चिनॉक, इन यूरोप इट इज़ फॉन और चिनॉक याद रखना, क्वेश्चन पूछेंगे। अगर गलत कर दिया ना तो याद रखियो, ठीक है, तुम लोग को मैं देख लूँगा फिर। सो दिस आर विंड्स। विंड्स को गिनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, डेट इज़ एनियोमीटर। विंड्स को गिनने के लिए, जो विंड की स्पीड को गिनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एनियोमीटर। सेकेंड थिंग अबाउट विंड्स, विंड्स के बारे में दूसरा चीज़, विंड को नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जहाँ से विंड आता है ना, उस डायरेक्शन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग मानसून विंड को बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो विंड्स जो है इंडिया में आते वक्त साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है। जब ये विंड्स वापस जाते हैं, जिसे हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है। तो याद रखना, विंड्स को उस डायरेक्शन का नाम दिया जाता है जहाँ से वो आ रहा है, या जहाँ से वो आ रहा है। ये भी याद rखना, ये भी पूछ सकते हैं। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग वहाँ पे जाके नाटक करोगे, मुझे तुम लोग के ऊपर भरोसा है। ओके, कुछ सिंपल लोकल विंड्स हैं जिनका मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है। वो उसको कुछ सिंपल लोकल विंड्स हैं जिनका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। यू हैव टू बाय हार्ट इट, ठीक है। दिमाग मत ये खराब करना मेरा, ठीक है। साइक्लोन्स वगैरह वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। साइक्लोन्स वगैरह मैं नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा। नेक्स्ट टाइम नहीं, मतलब आई विल डू इट, डोंट वरी। तो साइक्लोन आज नहीं करते, ज़्यादा हो जाएगा। Then we have to look into humidity. What is humidity? Humidity is water vapor in air. Humidity is water vapor in air. ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो रहता है वो अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। वन इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब एयर में, जैसे मैं एक रूम में बैठा हूँ ना, तो इस रूम में जो हवा है उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, दैट इज़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स पर
क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, उसमें हम लोग सिर्फ पानी का, हवा में जो पानी है उसका वज़न को कंसिडर करते हैं। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वैसे डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रूम, ठीक है, ये भी याद रखना। ये सिंप्लीफाई इतना करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता है ना तुम लोग कितना आगे सोच सकते हो, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द एयर इन द पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देन वी गो टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी करके भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है मेरे को। वाटर वेपर पर मिनट नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है, देखो, जब पानी एक हद तक आ जाता है ना एयर में, तो व्हाट हैपेंस इज, वो वाटर वेपर से वाटर बन जाता है, ठीक है। जब वो वाटर वेपर से वाटर बनने वाला रहता है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। उसे हम लोग बोलते हैं कि ड्यू पॉइंट क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर में जो वाटर है, एयर में जो वाटर वेपर है उसका अमाउंट सैचुरेट हो गया मतलब उससे ज़्यादा वाटर वेपर एयर ले नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एंड वहाँ पे ड्यू पॉइंट आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे ड्यू पॉइंट आ जाता है। मतलब यहाँ से अगर थोड़ा भी ज़्यादा वाटर वेपर एयर में चला गया ना, तो एयर विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट, और वहाँ पे रेन हो जाएगा या ड्यू आ जाएगा, जैसे मॉर्निंग में ड्यू आता है ना, वो ड्यू आ जाएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब ये इस पर्टिकुलर सीन में कहाँ बैठता है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, वो क्या है ना कि ड्यू पॉइंट पहुंचने के लिए अब कितना परसेंटेज बाकी है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दिस प्लेस इज 75%, तो इसका मतलब है और 25% वाटर इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। तो और 25% स्पेस बाकी है हवा में वाटर को सैचुरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 75% हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर मैं बोलूँ को 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब और 10% वाटर वेपर और 10% जगह है वाटर वेपर के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। अंडरस्टूड नहीं, अंडरस्टूड तो बहुत करवाया था, रिवाइज तो हो रहा है ना, आई होप दैट इज हैपनिंग। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में ये याद रखना कि वो परसेंटेज टर्म्स में रहेगा, और परसेंटेज टर्म्स में इस तरह से रहेगा कि हमें समझेगा कि यार अब ये कितना दूर है सैचुरेशन पॉइंट से या ड्यू पॉइंट से, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो कांस्टेंट था ना, पानी का वजन एयर में कितना है, दैट वाज कांस्टेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। ये जो परसेंटेज है ना कि ड्यू पॉइंट कब आएगा, दैट ड्यू पॉइंट कब आएगा ना, इट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कम हो गया ना तो ड्यू पॉइंट जल्दी आएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ गया ना तो ड्यू पॉइंट बाद में आएगा। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया ना तो ड्यू पॉइंट बाद में आएगा। सपोज ये रूम है, इसमें 10 ग्राम का वाटर वेपर है, 10 ग्राम का वाटर वेपर है, ठीक है, हवा में। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करूँ तो मैं बोलूँगा 70% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। नाउ दिस 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ एट 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ एट 24 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, आई एम ओनली यूजिंग इट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर ये 24 से टेम्परेचर कम हो गया ना, 23 डिग्रीज हो गया ना, या 22 डिग्री, सपोज 22 हो गया, आई हेट ऑड नंबर, सपोज 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। दैट मीन्स ड्यू पॉइंट ज़्यादा जल्दी आएगा। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, एयर का कैपेसिटी टू होल्ड वाटर डिक्रीजेस। वाई डिक्रीजेस? क्योंकि एयर जो रहता है ना वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट होने के बाद क्या हो जाता है ना कि उसके अंदर जो पोर्स रहता है, जो स्पेस रहता है, जो वो वाटर वेपर को देता है, वो स्पेस जो है ना वो कम होने लगता है। और जैसे जैसे वो स्पेस कम होने लगता है ना, एयर पानी को बाहर ढकेलने लगता है, वाटर वेपर को बाहर ढकेलने लगता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ड्यू पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। द रीज़न इज द टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो एयर एक्सपांड होता है। जब एयर एक्सपांड होता है तो उसके बीच के जो गैप्स होते हैं ना वो एक्सपांड होते हैं, तो वाटर वेपर को ज़्यादा स्पेस है, ऑलराइट, ज़्यादा स्पेस है। तो ये हमेशा याद रखना कि विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, relative humidity will increase,
ठीक है। तो 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर 10 ग्राम वाटर 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रहा है तो 22 डिग्री सेल्सियस पे इट माइट गिव 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि ड्यू पॉइंट अब नीचे आ गया ना, ड्यू पॉइंट नीचे आ गया मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इट कैन नाउ होल्ड कम्स डाउन, परसेंटेज वाइज इट विल कम डाउन। तो पहले 30% होल्ड कर सकता था, अब 20% होल्ड किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। नहीं अंडरस्टैंड किया तो क्या ही कर सकता हूँ रे मैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट था, ठीक है, मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट था। ऑलराइट, तो दिस वेयर ऑल द थिंग्स। एक क्लाउड्स भी है लेकिन मेरे को नहीं लगता है वो इम्पोर्टेंट। एक काम करो ना यार, मेरे को मैं क्लाउड्स का ना डेफिनेशन दे दूंगा, वो समझाने में कोई मतलब नहीं, डिफिनेशंस है मैं दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। क्लाउड्स का क्या क्या वो ये भी रहता है, बिकॉज कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड में दे दूंगा, तो एक बार पढ़ लेना। ऑलराइट, विल एंड द लेक्चर राइट हियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, एंड देन वी विल गो एंड लुक इनटू important geographical ये क्या बोलते हैं उसको यार, important geographical areas and their climate. All right, important geographical zones and their climate.